वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कि हम लोग 2 पॉइंट इसका पढ़ लिए हैं, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो बताते चले फ्रेंड्स, ये हम लोग का ज्योग्राफी का बुक है जो कि क्लास 10th का है, बीटीबीसी बुक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। यहाँ देखिए, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किमी महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन हैं। अब ये जानने का बात है कि जितना भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है, उसमें भूमि हो, खनिज पदार्थ हो, जल संसाधन हो, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव, ये सब हम लोग का समुद्री जीव मतलब कि 200 किलोमीटर। अब समुद्र कितना गहरा है, गहराई तो अभी तक मापा नहीं गया, जगह जगह अलग अलग गहराई होता है। तो जो 200 किलोमीटर तक गहराई है वो महासागरीय क्षेत्र का राष्ट्रीय संसाधन में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। क्या आपने गाँव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा? इसे सरकार ने भूमि अधिग्राहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। अब ये देखिए, ये क्या बात है? अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण, जैसे कि हम लोग देखते हैं अक्सर, जैसे कि गांव में हम लोग का रोड है, तो हाल ही में क्या देखे हम लोग, निर्माण कार्य चल रहा था मेरे गांव में। तो रोड का जो चौड़ाई बढ़ाना है या कहीं रोड सड़क निर्माण के लिए ही है, तो वो शहरी विकास या प्राधिकरण के लिए जो एक बोर्ड लगा हुआ होता है, सरकार इसको पहले से अधिग्रहित करने के लिए शुरू करती है और इसको अधिकृत किया जाता है। इसमें ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का इससे विकास किया जाता है धीरे धीरे। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा 200 किमी की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु यानी कि रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। अब अगर हमको 200 मीटर के आगे जैसे कि समुद्रीय तट है, उसमें हमको कुछ करना है, जैसे कि अनुसंधान करना है, तो इसका जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति से किसी राष्ट्र, जैसे कोई एक राष्ट्र जैसे भारत देश है, तो वो उपयोग कर सकता है। अब इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अब जो 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र रहेगा, क्या चीज़ के नाम से जाना जाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विकास के स्तर पर
भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब विकास के आधार पर हम लोग देखेंगे। संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जिनका खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा भी असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही उपयोग से विकास नहीं हो पाया है। दूसरा है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बनाया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। अब ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या आप जानते हैं? तो गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। अब यहाँ जो है गुजरात के बारे में दिया है। भुज एक जगह का नाम है, गुजरात भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण एक बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, मतलब कि वहाँ पे जो है काम चालू है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विकसित संसाधन के बारे में। हम लोग का विकसित संसाधन हो गया है। हम लोग पढ़ेंगे भंडार संसाधन के बारे में। यहाँ देखिए भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयोग प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरणतः जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्रियाकलाप क्या दिया हुआ है? अपने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभाव्य एवं संचित कोश संसाधन की एक सूची तैयार कीजिए। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। निरीक्षण करना है अपने आसपास के क्षेत्र में संभाव्य एवं संचित कोश का संसाधन का एक सूची तैयार करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है संचित कोश संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिनमें उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं, वर्तमान में इनका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन में वन या बांधों में जल के रूप में संचित है। आगे क्या है? संसाधन नियोजन, इसको पढ़ते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन के नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे भी देश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न, मतलब कि वहाँ संसाधन नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब हैं।
जैसे झारखंड, यहाँ कोयला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है, अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्यता आवश्यक है। आगे क्या है? आगे हम लोग को पढ़ना है भारत में संसाधन नियोजन के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।